दोस्तों, कांग्रेस को कमजोर समझकर उस पर बड़ा हमला करने की एक और कोशिश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी गलती कर बैठे हैं। दरअसल आज लोकसभा में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर चर्चा की शुरुआत पीएम नरेंद्र मोदी ने की। लगभग 1 घंटे के भाषण में 13 बार कांग्रेस और 7 बार पंडित नेहरू का नाम लिया और पंडित नेहरू के और कांग्रेस का नाम लेकर नरेंद्र मोदी ने खुद ही जाहिर कर दिया कि वंदे मातरम पर चर्चा तो केवल बहाना है। असल में उन्हें कांग्रेस पर हमला बोलने के लिए मौका चाहिए था। और इसके अलावा इस चर्चा के पीछे बड़ा कारण बंगाल का चुनाव है, जिसकी तैयारी में मोदी अभी से लग गए हैं। हिंदू मुस्लिम एजेंडा तो बीजेपी ने चलाया ही हुआ है और साथ में इस बार वंदे मातरम को भुलाकर मोदी चुनावी फायदा लेना चाहते हैं, मगर इसके लिए संसद का इस्तेमाल कर शायद बड़ी गलती कर बैठे। दूसरी बड़ी गलती मोदी ने उस इतिहास के तार छेड़कर की है जिसमें उनके पुरखे आजादी की लड़ाई से ही गायब थे। बीजेपी के सांसदों ने आज दिन भर न्यूज एजेंसियों और चैनलों को बाइट्स दी है कि नरेंद्र मोदी जी ने इतिहास का पाठ पढ़ाया है, वंदे मातरम का महत्व बताया है। लेकिन यहां वो फिर फंस गए हैं, क्योंकि वंदे मातरम का महत्व तो कभी कम हुआ ही नहीं, बल्कि उस पर विवाद खड़ा करके मोदी ने गलत किया है। आज मोदी के भाषण पर जवाब देते हुए प्रियंका गांधी ने भी जबरदस्त तरीके से अपनी बात रखी है और बीजेपी को बुरी तरह धोया है। प्रियंका गांधी पे आए, लेकिन उससे पहले नरेंद्र मोदी का 1 घंटे का भाषण बनाम प्रियंका का आधे घंटे का भाषण। लेकिन पहले नरेंद्र मोदी के 1 घंटे के भाषण में से एक छोटी सी बाइट सुनिए, उसके बाद प्रियंका गांधी, गौरव गोगोई, अखिलेश यादव और तमाम लोगों की हम बात करेंगे और कैसे यहां पर विपक्ष ने बुरी तरह से घेरा है नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को, और क्या वंदे मातरम पर संसद में चर्चा करवाकर नरेंद्र मोदी घिर गए, फंस गए, उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले सुनिए मोदी जी को, सुनिए। 1947 में देश आजाद होने के बाद देश की चुनौतियां बदली, देश की प्राथमिकताएं बदली, लेकिन देश का चरित्र, देश की जीवटता वही रही, वही प्रेरणा मिलती रही। भारत पर जब जब संकट आए, देश हर बार वंदे मातरम की भावना के साथ आगे बढ़ा। बीच का कालखंड कैसा गया जाने दो, लेकिन आज भी 15 अगस्त 26 जनवरी की जब बात आती है, हर घर तिरंगा की बात आती है, चारों तरफ वो भाव दिखता है, तिरंगे झंडे एक जमाना था जब देश पर खाद्य का संकट आया, वही वंदे मातरम का भाव था। मेरे देश के किसानों ने अंदर के भंडार भर दिए और इसके पीछे भाव वही है, वंदे मातरम। जब देश की आजादी को कुचलने की कोशिश हुई, संविधान के पीठ पे छुरा भोंक दिया गया, आपातकाल थोप दिया गया, यही वंदे मातरम की ताकत थी कि देश खड़ा हुआ और प्रयास करके रहा। देश पर जब भी युद्ध थोपे गए, देश को जब भी संघर्ष की नौबत आई, यही वंदे मातरम का भाव था। देश का जवान सीमाओं पर अड़ गया और मां भारती का झंडा फहराता रहा, विजय से प्राप्त कर। कोरोना जैसा वैश्विक महासंकट आया, यही देश उसी भाव से खड़ा हुआ, उसको भी परास्त करके आगे बढ़ गया। तो सुन रहे थे आप यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात रखते हुए, लेकिन इसके जवाब में जब प्रियंका गांधी खड़ी हुई तो जबरदस्त तरीके से उन्होंने भी अपनी बात रखी और बीजेपी को बुरी तरह से धो डाला। प्रियंका ने साफ साफ कहा यहां कि वंदे मातरम इस देश की आत्मा का महामंत्र है, इसे विवादित करके आप बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने कांग्रेस की तरफ से बड़ा ऐलान भी किया कि राष्ट्रगीत हमारे लिए पवित्र और प्यारा रहा है, इसे विवादित करने का काम बीजेपी कर रही है, यह पाप है जिसमें कांग्रेस शामिल नहीं होगी। आइए जरा सुन लेते हैं प्रियंका गांधी को। कांग्रेस के हर एक अधिवेशन में 1905 से लेकर आज तक सामूहिक तौर पर वंदे मातरम गाया जाता है। आपके अधिवेशनों में गाया जाता है कि नहीं, ये बताइए।
ये बताइए, अपने देश की इस आत्मा की, अपने देश की आत्मा के इस महामंत्र को विवादित करके आप एक बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। इस पाप में कांग्रेस पार्टी शामिल नहीं होगी। ये राष्ट्रगीत वंदे मातरम हमेशा से हमें प्यारा है, हमेशा से हमारे लिए पवित्र रहा है और हमेशा के लिए हमारे लिए पवित्र रहेगा। धन्यवाद। तो सुन रहे थे आप यहां, वही वंदे मातरम से कांग्रेस को दूर दिखाने की जो कोशिश मोदी ने की, प्रियंका ने उसे भी नाकाम कर दिया। ये जरा सुनिए ये दूसरी बाइट प्रियंका गांधी की। मैं उदाहरण दूं, उदाहरण दे देती हूं सर, मांग रहे हैं सर वंदे मातरम के बारे में, वंदे मातरम की जो सालगिरह पे आपने एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया था, उसमें प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया। उसमें उन्होंने कहा कि 1896 में पहली बार गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने ये गीत एक अधिवेशन में गाया। उन्होंने ये नहीं बताया कि क्या कौन सा अधिवेशन था, महासभा, हिंदू महासभा का अधिवेशन था, आरएसएस का अधिवेशन था। किस बात से कतरा रहे थे कि ये कांग्रेस का अधिवेशन था? तो सुना आपने यहां, प्रियंका गांधी ने साफ साफ बता दिया कि कांग्रेस का अधिवेशन, और आप क्यों नहीं इसका नाम ले रहे थे। प्रियंका गांधी ने नरेंद्र मोदी को सलाह दी कि नेहरू जी से सारी शिकायतें एक बार खत्म कर लीजिए, क्लोज द चैप्टर, फिर काम पर लगिए। किस तरह प्रियंका ने मोदी को घेरा है, ये भी सुनिए। सर, मैं आपके माध्यम से एक सलाह दे देती हूँ। हमारे प्रधानमंत्री महोदय 12 सालों से इस सदन में है, मैं मात्र 12 महीनों से हूँ। फिर भी छोटी सी सलाह है। उन्होंने अभी हाल ही में चुनाव था, कुछ महीनों पहले उन्होंने एक सूची निकाली थी कि विपक्षी दलों ने और विपक्ष के नेताओं ने कितने अपमान किए हैं इनके, और उसमें शायद 90-99 ऐसे उन्होंने अपमानों की सूची बनाई थी। तो मैं उनको एक छोटी सलाह देना चाहती हूँ कि नेहरू जी से जितनी भी शिकायतें हैं, जितनी भी गलतियां उन्होंने की आपके जहन में, जितनी भी गालियां देनी है, जितना भी अपमान करना है, उसकी भी एक सूची बना दीजिए। नहीं, बात खत्म नहीं है। 999 अपमान, 9,999 अपमान, सूची बना दीजिए और फिर हम एक समय निर्धारित करते हैं। जैसे हमने 10 घंटे आज वंदे मातरम पर हमने बहस किया है ना, उस तरह से हम अध्यक्ष महोदय जी से पूछेंगे, एक समय निर्धारित करेंगे, 10 घंटे, 20 घंटे, 40 घंटे, जितने घंटों में आपकी ये शिकायत पूरी हो जाए, माननीय सदस्य आप शांत हो जाए और हम बहस कर लेंगे। लेकिन इस सदन का कीमती समय, जिसके लिए हमें यहाँ पे जनता ने भेजा है, जैसे हमें जनता की समस्याओं को हल करने के लिए चर्चा करनी चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए, उसको इसी के लिए इस्तेमाल करिए। उसके बाद जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि once and for all let's close the chapter, क्लोज कर लीजिए। देश सुन लेगा क्या क्या शिकायतें हैं, किसने क्या किया, इंदिरा जी ने क्या किया, राजीव जी ने क्या किया, परिवारवाद क्या होता है, नेहरू जी ने कौन सी गलतियां की, सुना लीजिए, फिर खत्म। उसके बाद बेरोजगारी, महंगाई की समस्याएं, जो पीएमओ में हो रहा है उसकी बातें, उसकी चर्चा, जो बैटिंग ऐप के बारे में हो रहा है पीएमओ के अंदर, जो सदस्य प्लीज, जो एप्स्टीन फाइलों में आपके मंत्री महोदय के नाम निकल आए हैं, माननीय उसकी चर्चा करेंगे। आप वंदे मातरम में बोले। तो सुन रहे थे आप, यहां साफ साफ सीधा सीधा घेर डाला यहां प्रियंका गांधी ने। मोदी के 1 घंटे के भाषण पर प्रियंका गांधी का आधे घंटे का ये जो भाषण है वो भारी पड़ गया। प्रियंका के अलावा आज गौरव गोगोई और अखिलेश यादव ने भी बीजेपी को याद दिला दिया कि उसका इतिहास क्या रहा है और इस समय सारे जरूरी मुद्दों को छोड़कर वंदे मातरम पर चर्चा के पीछे उसकी नीयत क्या है। गौरव गोगोई ने कहा है कि मैं पूछना चाहता हूं कि जब भारत छोड़ो का आंदोलन चल रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था, तब बीजेपी के पूर्वज कहां थे? आइए जरा सुनिए गौरव गोगोई को। तो मैं पूछना चाहता हूं कि 1942 में
जब भारत छोड़ो आंदोलन था तब आपके राजनीतिक पूर्वज कहां थे? अगर आपको लगता है कि वंदे मातरम के साथ कांग्रेस पार्टी ने उसको दुर्बल करने की एक साजिश की, तो मैं पूछना चाहता हूं कि आपने जब वंदे मातरम का जो मूल उद्देश्य था कि अंग्रेज और भारत छोड़ो, तो उस भारत छोड़ो के आंदोलन में आप लोग कहां थे? क्या इतिहास गवाह नहीं कि आपके राजनीतिक पूर्वज में उनका नाम नहीं लेना चाहता, कि उन्होंने खुद कहा था कि इस आंदोलन में भाग नहीं लेने का, खुद बोलते थे दूसरे, खुद उन्होंने कहा कि इस आंदोलन में भाग नहीं लेना। और बंगाल में आपके जो राजनीतिक आपके गुरु हैं, मैं उनका नाम भी लेना नहीं चाहूंगा, और उन्होंने भी खुद कहा था कि भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेना चाहिए। तो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग क्यों नहीं लेते थे आपके पूर्वज, ये कह रहे हैं, पूछ रहे हैं गौरव गोगोई। उन्होंने भी बहुत शानदार भाषण दिया और जबरदस्त घेरा नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद। नरेंद्र मोदी के भाषण के ठीक बाद गौरव गोगोई खड़े हुए थे और उन्होंने अपना भाषण दिया। और गौरव गोगोई के बाद खड़े हुए अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने कहा कि जिस वंदे मातरम ने सबको जोड़ा, उसे आज ये दरारवादी लोग तोड़ना चाहते हैं। दरारवादी सत्ता पक्ष को कह रहे थे, नरेंद्र मोदी की पार्टी को कह रहे थे अखिलेश यादव। सुनिए जरा। वंदे मातरम सिर्फ गाने के लिए नहीं है, निभाने के लिए भी होना चाहिए। सभापति महोदय, आज हम आकलन करें, पीछे मुड़ करके देखें कि हम इस वंदे मातरम को कितना निभा रहे हैं। जिस वंदे मातरम ने आजादी के आंदोलन में सबको जोड़ा, आज के दरारवादी लोग उसी से देश को तोड़ना चाहते हैं। ऐसे लोगों ने, सभापति महोदय, ऐसे लोगों ने पहले भी देश के साथ दगा किया और आज भी कर रहे हैं। तो सुन रहे थे यहां आप अखिलेश यादव को। दरअसल मोदी ने देश के लोकतंत्र को और यहां की संसद की गरिमा को कुछ ज्यादा ही हल्के में ले लिया है। उन्हें लगता है कि वो बहुमत से सत्ता में बैठे हैं तो अपनी मनमानी चला लेंगे, लेकिन संसद में बैठा विपक्ष मोदी के इरादों के सामने चट्टान की तरह डटा हुआ है। जिस बंगाल चुनाव में जीतने की मंशा से मोदी इस समय वंदे मातरम विवाद छेड़कर बैठे हैं, उस पर ममता बनर्जी, जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है। ये सीधा हमला नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर। इसी तरह पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने एक्स पर लिखा है कि संसद 200 साल पुराने वंदे मातरम को लेकर बहस में उलझी हुई है, जबकि इंडिगो के यात्री फंसे हुए हैं और जवाब पाने के लिए परेशान हैं। लोगों की परेशानी से जुड़े संकटों का सामना करने के बजाय वर्तमान में बीजेपी केवल खोखले प्रतीकवाद में दिलचस्पी ले रही है। यह राजनीतिक दिखावा रोजगार कैसे पैदा करेगा, बढ़ती कीमतों पर कैसे काबू पाएगा, या उन असल समस्याओं का समाधान कैसे करेगा जो करोड़ों भारतीयों पर भारी पड़ रही है। तो आइए दोस्तों, आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि इतिहास को कुरेद कर क्या नरेंद्र मोदी ने कर दी है बड़ी गलती। इतिहास की जब बात आएगी तो नरेंद्र मोदी की गलतियों की एक लंबी फहरिस्त आपके सामने आ जाएगी, लंबी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। क्या नरेंद्र मोदी ने वैसी गलती कर दी है? लेकिन विपक्ष उनकी गलतियों को बार बार बता रहा है, दिखा रहा है और तथ्यों के साथ सामने ला रहा है। चाहे 150 वर्ष पूरे होने पर इस रचना के वंदे मातरम, इस पर आखिर क्या जरूरत थी? यही बात आज प्रियंका गांधी पूछ रही थी कि आखिर आपको क्या जरूरत थी। यहां दो ही जरूरत नजर आ रही है आपकी। प्रियंका गांधी ने साफ साफ कहा, पहली जरूरत कि पश्चिम बंगाल में चुनाव है, और दूसरी आपकी जरूरत कि आपको कांग्रेस को कोसना है, नेहरू और गांधी परिवार को कोसना है, नीचा दिखाना है। क्या यही है? और अगर ऐसा आप चाहते हैं तो पहली बात तो साफ समझ में आ रही है। दूसरी बात के लिए आइए पूरी लिस्ट बना लीजिए और फिर चैप्टर को एंड करते हैं। क्लोज द चैप्टर, कह रही हैं प्रियंका गांधी। क्या नरेंद्र मोदी उनकी बात सुनेंगे? चलिए, सुने ना सुने, लेकिन हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं। देखिए, इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी हैं हमारे। अमलिंदु उपाध्याय जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, शकील अख्तर जी हैं हमारे साथ, डॉक्टर राकेश पाठक जी, सुनील शुक्ला जी, आप सभी का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत। अमलिंदु जी, आप कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को?
मुझको लगता है कि अब मोहन भागवत जी को और आरएसएस को ये जिद छोड़ देनी चाहिए कि वो अपने मन का भाजपा का अध्यक्ष बनाएगा, या 75 वर्ष राजनाथ सिंह के होने जा रहे हैं तो वो रिटायर होंगे तो फिर मोदी जी पे फिर एक दबाव बढ़ेगा। ये जिद छोड़ देनी चाहिए, वरना मोदी जी जो है आरएसएस की इसी तरीके से बेइज्जती बार बार करवाते रहेंगे, भरी लोकसभा में करवाते रहेंगे, भरी राज्यसभा में करवाते रहेंगे। आज मोदी जी ने पता नहीं राजीव जी आरएसएस से और मोहन भागवत से किस जन्म का बैर जो है वो निकाला है कि एकदम आरएसएस और हिंदू महासभा को भरे सदन में जो है निर्वस्त्र कर दिया गया। उनके सारे जो पाप थे पिछले जन्मों के और कारनामे थे वो सारे थे वो भारत के सामने आ गए कि आरएसएस ने किया क्या क्या था आज़ादी के आंदोलन के दौरान। दूसरे राजीव जी, इनकी एक मंशा जो थी, जो आरएसएस की मंशा रहती है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की मंशा भी रहती है कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को नीचा दिखाया जाए। अब ये जा तो रहे राजीव जी बंगाल में चुनाव लड़ने, जिसके लिए इसको बनाया गया था। दाढ़ी बढ़ा ली थी कोरोना काल में, बिल्कुल रविन्द्रनाथ टैगोर जैसी कि जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर बन जाएंगे अब, लेकिन वो काम में नहीं आया। तो रविन्द्रनाथ टैगोर काम में नहीं आए तो बंकिम चंद्र चटर्जी के पीछे लग गए। उससे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पीछे लगे हुए थे, उनके पौत्र जो है उनको बना दिया था। अब वो उनके पौत्र जो है वही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बातें करते हैं। तो ये बार बार जो है अपने नायक भी बदलते रहते हैं राजीव जी, और ऐसा इतिहास में हमने कभी नहीं देखा। और अखिलेश यादव ने आज बहुत ज़बरदस्त तरीके से खींचा भी कि भाई आपका जब पहला अधिवेशन हुआ था तब आप गांधीवादी समाजवाद की बात कर रहे थे और आपने अपने मंच पर जो था वो जेपी का फोटो लगाया हुआ था, जयप्रकाश नारायण का। तो आप कितने समाजवादी बचे हैं और कितने आप गांधीवादी हैं, जरा दिल पर हाथ रखकर बता दीजिए, अखिलेश यादव ने पूछा। तो जिस वंदे मातरम की बात कर रहे हैं तो आरएसएस की शाखा में आज भी क्या वंदे मातरम गाया जाता है? क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी अधिवेशन वंदे मातरम से शुरू होता है? वंदे मातरम भारतीय जनता पार्टी के अधिवेशन में क्यों नहीं गाया जाता? आरएसएस की शाखाओं में वंदे मातरम क्यों नहीं गाया जाता? ये जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देना था तो वो जवाब नहीं दिया, उससे पहले निकल गया। लेकिन सवाल तो आ गए, पूछे, प्रियंका गांधी ने भी सवाल पूछे कि भाई आपके यहाँ क्यों नहीं गाया जाता है वंदे मातरम। और राजीव जी, आरएसएस की स्थापना 1925 में हो गई थी, तो तब से अब तक आरएसएस ने कितनी बार वंदे मातरम गाया? जब अंग्रेजों ने वंदे मातरम पर पाबंदी लगाई तो राजीव जी पूरे देश भर में लोग जो थे वो हंसते हुए और गाते हुए, वंदे मातरम गाते हुए अंग्रेजों की सीने पे गोलियां खाते थे, और तिरंगा हाथ में होता था और एक गिरता था दूसरा तिरंगा पकड़ लेता था। इस तरह की तमाम घटनाएं हैं। आज तक एक भी आरएसएस का कोई कार्यकर्ता क्यों नहीं मिला जो वंदे मातरम गाते हुए अंग्रेजों की लाठियां खाते हुए जेल गया हो? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बता रहे हैं कि साहब 1896 के अधिवेशन में गाया गया था, लेकिन ये तो बताएं कि आरएसएस के किस अधिवेशन में गाया गया था और कौन सा आरएसएस का कार्यकर्ता था वो ये गाते हुए जेल गया। फिर राजीव जी प्रधानमंत्री ने बताया कि जब वंदे मातरम के 100 साल पूरे हुए तो देश पे आपातकाल थोप दिया गया। अब राजीव जी 150 साल पूरे हो रहे हैं तो मोदी जी की सरकार जो 240 पे आके टिक गई। कितना बड़ा अन्याय है। जब 100 साल हुए थे तो आपातकाल था, 150 साल हुए तो मोदी जी की सरकार 250 पे भी नहीं कर पाई, 240 पे आके टिक गई। ये तो बड़ा अत्याचार है। वंदे मातरम ऐसा क्यों करता है? लेकिन उसके साथ साथ ये भी बताया कि जो आज़ादी के आंदोलन के लोग थे उनको था वो आज उसमें आपातकाल में फिर जेल भेज दिया गया। लेकिन मोदी जी तो जेल गए नहीं थे। तो मोदी जी क्या आज़ादी को प्रेम करने वाले नहीं थे जो आपातकाल में जेल नहीं गए? मोदी जी को बताना चाहिए था कि आप आपातकाल के दौरान वंदे मातरम गाते हुए जेल क्यों नहीं गए। ये मोदी जी को बताना चाहिए। तो ये मोदी जी नहीं बताएंगे। तो कुल मिलाकर राजीव जी, आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने खासतौर से, चूंकि 150 वर्ष पूरे होने पर मोदी जी ने ही शुरुआत की कि पंडित नेहरू ने ऐसा किया और पंडित नेहरू ने वैसा किया। राजीव जी, अब तो संविधान सभा की सारी कार्रवाइयां हैं और कैबिनेट के जितने भी नोट्स हैं वो सारे हैं, और उसमें पंडित नेहरू का बड़े विस्तार से है कि वंदे मातरम राष्ट्र गीत क्यों है और जनगण मन राष्ट्रगान क्यों होना चाहिए। और स्पष्ट रूप से उनका उसमें मत है और उस पर पूरी संविधान सभा में बहस हुई है, सारी बातें हैं, और उनका स्पष्ट मत है कि चूंकि जो इसकी धुन है उसमें एक उदासी का भाव है। ये आज़ादी के आंदोलन के दौरान संघर्ष का गीत था। अब संघर्ष हमारा पूरा हुआ, हम एक स्वतंत्र राष्ट्र हैं, अब हमको राष्ट्र निर्माण का काम करना है, और इसलिए जनगण मन जो है वो राष्ट्रगान होगा और
राष्ट्रगान जो है राजीव जी, उसमें सिंध, गुजरात, मराठा सब कुछ शामिल है, जबकि वंदे मातरम का जो आनंद मठ का जो पूरा गीत भी हो, चाहे 2 स्टैंजा भी हो, वो पूरे भारत की बात नहीं करते हैं। और नरेश चंद्र सेन गुप्ता, जिन्होंने सबसे पहले अंग्रेजी में अनुवाद किया इसका गीत का, उन्होंने इसका लिखते हुए, अनुवाद करते हुए लिखा कि मैंने जब ये पूरा गीत पढ़ा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि बंकिम चंद्र चटर्जी जो हैं वो सिर्फ बांग्ला राष्ट्रवाद की बात करते हैं और उनके यहाँ से भारतीय राष्ट्रवाद गायब है। और इसीलिए राजीव जी उस पूरे जो उपन्यास है उसमें भी और इनके वंदे मातरम में भी जो भी चीज़ें ली गई हैं वो बंगाल केंद्रित हैं, उसमें भारत नहीं है, सिर्फ बंगाल है। तो इसलिए एक राष्ट्रीय स्तर पर चीज़ थी और एक जज्बा पैदा हो कि अब हमको राष्ट्र निर्माण करना है, इसके लिए किया। आपको याद होगा राजीव जी, कल्याण सिंह जब राजस्थान के शायद गवर्नर थे, उन्होंने जो था कि साहब कहा था कि ये जो जनगण मन लिखा गया है ये जॉर्ज पंचम की स्तुति में लिखा गया है, और इसमें बड़ा विवाद हुआ। जबकि इसको अपने समय में रहते हुए ही गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि कोई भी पंचम हो या षष्ठम हो वो राष्ट्र का अधिनायक नहीं हो सकता, ये भारत के लोग हैं जो राष्ट्र के अधिनायक हैं। ये गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। तो ये राजीव जी बंकिम चंद्र चटर्जी के बहाने चुनाव लड़ने जा रहे हैं बंगाल में, लेकिन गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को अपमानित करके जाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि इस बात को भी रेखांकित की जाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि इनके जो कुत्सित कार्य हैं, ये जिस तरीके से राष्ट्र के नायकों को अपमानित करते हैं, क्योंकि ये अंग्रेजों के साथ उनकी ताबेदारी कर रहे थे और जिस तरीके से मुस्लिम लीग के साथ मिलकर हिंदू महासभा सरकार बना रही थी, तो इनके सारे पाप जो हैं ये सामने ना आने पाए, तो इसलिए ये ओट लेने की कोशिशें करते हैं। लेकिन इनके असली मकसद जो है वो मुझे लगता है कि देश के सामने आने चाहिए कि ये गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को अपमानित करना चाहते हैं, जिन्होंने भारत का भी राष्ट्रगान लिखा, जिन्होंने बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा और जिन्होंने श्रीलंका का भी राष्ट्रगान लिखा। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के लिखे हुए राष्ट्रगान 3 देशों में गाए जाते हैं राजीव जी। तो ये गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को अपमानित करके अगर बंगाल विजय करना चाहते हैं तो ये सपने पूरे नहीं होंगे मोदी जी। दाढ़ी चाहे आप 56 इंची कर लीजिए और चाहे 156 इंची कर दीजिए।